मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, तो ये योगिनी दशाएं होती हैं। ये भी नक्षत्रों के आधार पर निकाली जाती है। यदि आप और ग्रंथों का अवलोकन करें तो ये शिव जी ने पार्वती जी को फलकथन के रूप में बताई गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 104 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा होने वाला है, आपका मासिक राशिफल कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्लेलिस्ट का शुरुआत में ही एक लिंक दिया हुआ है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन दोनों ही प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस वर्ष को और अपने इस मंथ को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भी आप सभी दर्शकों को एक सूचना देनी है कि जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो प्रोग्राम था 196 नंबर का, जो कि संडे को पब्लिश हुआ था, जाकर के उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। शुरुआत में उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, उसको सुन लीजिएगा। हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन को सुन करके आप लोगों का कुछ फायदा हो जाए। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। अब पता नहीं नाम देने में आप लोगों को किस तरह की शर्म आती है। इन्होंने द यूज़र लिख करके लिखा हुआ है कि सर षडबल में मेरा वीनस सबसे ऊपर आता है, लेकिन लग्न में मेरा वीनस स्पाइसेस में है, 4th हाउस में, पर नवमांश में वही विर्गो साइन में। तो प्लीज़ बताइए ये खराब है क्योंकि मुझे PCOS हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी है। देखिए, षडबल में वीनस का सबसे ज़्यादा ऊपर आना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि 6 प्रकारों के बलों में आपके शुक्र को बल की प्राप्ति हो रही है। अब सबसे पहले तो वो पाइसेस में यानी कि मीन राशि में यानी कि उच्च राशि में बैठे हैं जन्मांक में। अब जन्मांक के आधार पर ही षडबल का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं उच्च बल की उनको प्राप्ति हो रही होगी। इसी तरह से और अन्य प्रकार के बलों को मिलकर के आपके शुक्र के पास षडबल में बल आ गया है। फलतः आपके शरीर में शुक्र का तत्व उपस्थित होगा और शुक्र से संबंधित चाहतें आपके मन में उत्पन्न होंगी। ये बात तो 101% कन्फर्म है। अब चतुर्थ भाव में शुक्र जाकर के बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो आपके शुक्र को दिग्बल भी मिल रहा है, इस वजह से भी वो षडबल में ज्यादा पावरफुल हैं। बट नवमांश में वर्गो साइन में है। अब यहाँ पर एक परेशानी आ गई कि वो मीन राशि में जिस डिग्री पर, जिस नक्षत्र के जिस चरण पर बैठे हैं, वो शुक्र वहां पर असंतुष्ट हैं, जिसके चलते वो नवमांश में, अपने नवमांश में नीच राशि में चले गए हैं। अब नीच राशि में जाने के चलते, चूंकि यहाँ उच्च के थे वहां नीच के, 180 डिग्री उन्होंने नवमांश में पोजिशन को चेंज कर लिया है, तो वो शुक्र नीच का फल देने के लिए बाध्य है, जिसके चलते आपको दाम्पत्य के सुख में कमी देखने में मिलेगी। दाम्पत्य का पूर्ण सुख आपको नहीं मिल पाएगा, अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा जिस तरह से मिलना चाहिए था। शुक्र से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि वो कष्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं नवमांश में नीच होने के कारण। तो शुक्र से संबंधित परेशानियां, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए चंद्रमा और मंगल की स्थिति को भी देखना होगा आपके लिए। बट हाँ, ये इस बात की पॉसिबिलिटीज को तो बता रहा है कि वो विर्गो में नीच के हैं, इस वजह से ही आपको, कि वो नवमांश में नीच राशि में है, इस वजह से आपको ये परेशानियां देखने में मिल रही हैं। तो अब इन्होंने पूछा है, तो प्लीज बताइए ये खराब है।
या अच्छा है। देखिए, खराब भी इसको बोल सकते हो और आप अच्छा भी बोल सकते हो, इसको दोनों ही चीज़ हैं। यदि आप आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ये कहीं न कहीं खराब है, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक विकास को बाधित करेगा, क्योंकि नवमांश में शुक्र नीच का है, कहीं न कहीं भोग में आपको संलिप्त करके रखेगा, या रोग की स्थिति इतनी ज़्यादा होगी कि आपका आध्यात्मिक विकास कहीं न कहीं बाधित हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। यदि आप मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एक दाम्पत्य के पूर्ण सुख के रूप में देख रहे हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। बट वहीं ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कहीं ना कहीं विपरीत का सहयोग भी आपको मिलेगा, बट वो दाम्पत्य के इक्विवेलेंट नहीं होगा। लव एंड रिलेशनशिप भी आपके बनेंगे बट बन करके टूट जाएंगे, तो इस बात को प्रदर्शित करता है कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाएगी लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। भौतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यदि आप भौतिकवादी चश्मे से इस प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देखो तो ये अच्छा है, बट आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी को तो प्रदर्शित कर ही रहा है। उसका षड्बल में बली होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि शुक्र का तत्व आपकी बॉडी में बलवान मात्रा में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूजा जी ने किया है। इन्होंने पूछा है कि साईं बाबा के कौन से मंत्र का जाप और कौन सी आरती रोज घर पर कर सकते हैं। देखिए, मंत्र के रूप में आप वैसे तो मंत्र बहुत से हैं, लेकिन आसान मंत्रों को ही चुने तो ओम नमो भगवते साईनाथाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कितनी माला जाप करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला, ये आपके समय पर निर्भर करता है। लेकिन जितनी भी क्वांटिटी को आप सिलेक्ट करिएगा उतनी ही क्वांटिटी को नित्य जाप करिएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास ज़्यादा समय तो आपने 7 माला जपी, कल आपके पास में कम समय तो फिर आप कल 3 माला जप रहे हैं, परसों आपके पास बहुत समय तो आपने 11 माला जप ली, फिर अगले दिन आपके पास समय नहीं तो आप जाप नहीं कर रहे हो। भले ही आप 1 माला जपो बट नित्य उसी कंसिस्टेंसी के साथ में जपिए। तो आप अपने समय के अनुसार नित्य आपको एक ही संख्या को जाप करना है। और रही बात कौन सी आरती रोज घर पर कर सकते हैं, तो देखिए घर पर वैसे तो 4 समय की आरती होती है। सुबह की आरती काकड़ आरती होती है, दोपहर की आरती जो होती है वो मध्याह्न आरती होती है, शाम की आरती धूप आरती होती है और रात की आरती शेष आरती होती है। तो घर में कोई जरूरी नहीं है कि 4 समय आरती हो, आप 2 समय या 1 समय की भी आरती कर सकते हैं। अब अलग अलग तरह की आरतियां हैं, जैसे काकड़ आरती है तो वो अलग आरती है, दोपहर की आरती अलग है, शाम की अलग है, रात की अलग है। तो आप एक कॉमन आरती को चुन लीजिए जो कि आपको ईजिली लगे, जो कि आप कम समय में आसानी से बिना किसी मिस्टेक के कर सकें। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो साईं बाबा की जो आरती है वो ट्रेडिशनली मराठी में लिखी हुई है। हालांकि आजकल हिंदी आरतियां भी और उनका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छे से उपस्थित है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉपरली दिया हुआ है। तो अगर आप महाराष्ट्र के साइड के हैं और आप मराठी कर सकते हो तो आप मराठी आरती करिए। और अगर आप हिंदी वाली आरती करते हैं तो मुख्यतः तो आप 2 आरतियों में से किसी भी आरती को चुन सकते हैं। वो हिंदी में भी अवेलेबल है और मराठी में भी अवेलेबल है। आरती साईं बाबा आप कर सकते हैं, नॉर्मली है वो, हर कोई कर सकता है, शांति मुक्ति प्रदाता वाली। और दूसरी आप दत्ताची आरती कर सकते हैं, जय देव दत्ता अवधूता वाली। तो इन दोनों में से आप हिंदी, अगर आपको हिंदी वर्जन सुलभ लगता है तो आप ये, और मराठी वर्जन सुलभ लगता है तो आप मराठी, दोनों में से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। 4 टाइम आरती घर में रोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। करना चाहें तो कर सकते हैं बट कोई कंपल्शन नहीं होता। मंदिर इत्यादि में कंपल्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, कृपया योगिनी दशा के बारे में बताएं, कैसे देखते हैं फलित ज्योतिष में। देखिए, योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। आपने सुना होगा ना, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, तो ये योगिनी दशाएं होती हैं। ये भी नक्षत्रों के आधार पर निकाली जाती है। यदि आप और ग्रंथों का अवलोकन करें तो ये शिव जी ने पार्वती जी को फलकथन के रूप में बताई गई थी। तो ये 8 ही ग्रहों की होती है और जिस क्रम में होती है एक एक साल बढ़ाते जाता है। जैसे मंगला की दशा 1 साल की होती है तो पिंगला की दशा 2 साल की होती है, धान्या की दशा 3 साल की होती है, भ्रामरी की दशा 4 साल की होती है, और ऐसे ही करके ये 8 साल तक मैक्सिमम जाती है। तो जब आप इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करेंगे तो टोटल 36 आता है। 36 वर्ष के बाद में ये दशा फिर से रिपीट हो जाती है। दूसरी चीज, इसके नाम से ही इसके फलकथन बहुत हद तक समझ में आते हैं। जैसे मंगला की यदि दशा आपको चल रही है तो आपको मंगल कार्य आपके घर में होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आपको एक शुभ फल की प्राप्ति होगी, खुशनुमा आप उस समय पर महसूस करेंगे। और जैसे भ्रामरी दशा आपको चल रही है तो कहीं ना कहीं भ्रम उस समय पर आपको आपके मन में रहेगा। अब इन ग्रहों से भी जोड़ करके देखा जाता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों के मालिक बन रहे हैं, और उस आधार पर जैसे वंशोत्तरी से देखते हैं वैसे ही देखते हैं। बट हालांकि वंशोत्तरी महादशा को ही प्रॉपरली आप गणना में लें, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कुणाल सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है, अगर ये चंद्रमा राहु की युति 8th हाउस में कुंभ राशि में हो तो इसका उपाय बताएं। देखिए, अष्टम भाव में यदि चंद्रमा राहु की युति है और कुंभ राशि की आप चर्चा कर रहे हो
तो यानी कि आप कर्क लगन के हो। अब कर्क लगन की कुंडली में अष्टम में चंद्रमा का जाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा ना। सबसे पहले तो लग्नेश अष्टम में चले गए हैं, ऊपर से चंद्रमा का अष्टम में जाकर के राहु के साथ में बैठना, ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, कफजन्य रोग जातक के जीवन काल में कुछ हद तक संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। बट वैसे तो चंद्रमा को 6-8-12 का दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नपति होकर के अष्टम में बैठे हैं तो लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद में आप आगे बढ़ सकेंगे। यदि अन्य ग्रह गुरु इत्यादि आपकी कुंडली में मजबूत है तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी, एंजाइटी की परेशानी आपके साथ में होगी। आइसोलेशन और स्थिति बिगड़े, सूर्य इत्यादि कमजोर हो तो डिप्रेशन की स्थिति भी आपके साथ में बन सकती है। शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके तो जाप करिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव चालीसा का पाठ करना, शिव जी का अभिषेक करना, दुग्ध अर्पित करना, दुग्ध, काला तिल और जल के मिश्रण से अभिषेक करके साफ जल से अभिषेक करना, शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करना, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करना, इन सबको करने से चंद्रमा जन्य जो दोष है आपके उनमें कमी आएगी। पूर्णिमा का उपवास करना, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना, माता का सम्मान करना, माता जन्य जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना, जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना, इन कुछ उपायों को करके आप अपने इस चंद्रमा को काफी हद तक बैलेंस तो कर ही सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 104 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।